हर्षद, मैं ये क्या सुन रहा हूँ न्यूज में आजकल इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बारे में बहुत कुछ बातें हो रही है। मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कि नेहरू जी की गलती है। ये नेहरू जी की गलती हो ही नहीं सकती। मैंने नेहरू जी की बहुत सारी किताबें पढ़ी है, ये वो कर ही नहीं सकते। मैंने भी अभी एक रिसेंट ब्लॉग में पढ़ा था कि ये जो मेन इशू है, ये इशू हो रहा है चाइना और तिब्बत के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। तो हम आजकल जैसे लोगों को बहुत फेक न्यूज के ऊपर ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं। लोगों को सच्चाई नहीं पता रहती है और उसके ऊपर फेक न्यूज के ऊपर कुछ भी ना कुछ अज्यूम कर लेते हैं। तो एक्चुअली में रीजन क्या है ये हर्षद? हाँ हर्षद जी, हमें जानना है ये क्या हो रहा है। बहुत कम लोगों को मालूम है क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और इसका इशू पूरा इंडिया चाइना का रिलेशंस, ये क्या था, ये बैकग्राउंड हिस्ट्री बहुत कम लोगों को मालूम है। उसकी वजह से आजकल बहुत सारी चीज़ों में डिबेट होते हैं। अगर तुम्हें सही में सच जानना है तो ये देखो, सब लोग इंडिया और चाइना के बॉर्डर्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट इंडिया और चाइना का बॉर्डर है कहाँ पर? अगर हम पहले देखने के लिए जाएंगे फ्रीडम के पहले, तो ये है इंडिया और ये है तिब्बत। जो आज चाइना का जो बॉर्डर है वो एक्चुअली इंडिया चाइना बॉर्डर नहीं था, वो था इंडिया और तिब्बत का बॉर्डर। ये जो आपको रेड में जो दिख रहा है ना, जो चाइना, वो चाइना सिर्फ इतना ही था। ईस्ट तुर्किस्तान, तिब्बत, कैंटोलिया, गोस्ताओ, इनर मंगोलिया जिसको साउथर्न मंगोलिया भी कहते हैं, ये सब चाइना ने कब्जा किया हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोग कश्मीर को कहते हैं पीओके, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जैसा है, वैसा ही एक सीओटी मतलब होता है चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत। तो चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया और वही कब्जा बाद में यहाँ पर खड़ा हुआ, मतलब इंडियन बॉर्डर्स पे खड़ा हुआ। प्रपोजल भेजा, क्योंकि वो टाइम पे ब्रिटिश का रूल था, तो इंडिया ने ब्रिटिश को एक प्रपोजल भेजा विलियम जॉनसन को, क्योंकि वो उनके आर्मी ऑफिसर थे और उनके साथ और एक आर्मी ऑफिसर थे जिनका नाम था जॉन अर्डाक करके। इन दोनों ने मिलके एक बॉर्डर लाइन बनाई जिसको हम लोग कहते हैं जॉनसन अर्डाक लाइन। इंडिया बिलीव्स कि ये जो लाइन है वही सही लाइन है, क्योंकि अक्साई चीन का जो हिस्सा है वो इंडिया में दिखाया गया है। देखिए ये जो है ना, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, चाइनीज ऑक्यूपाइड लद्दाख, ये जो मैप है वो एक्चुअली चाइना का मैप है और यहाँ पे चाइनीज ऑक्यूपाइड लद्दाख दिखाया गया है, बट ये इंडिया का भाग था। ये जो अक्साई चीन था वो भी इंडिया का था और ये जो लद्दाख था वो भी इंडिया का ही है। पर जो 1893 में चाइनीज को ये पसंद नहीं आया, तो 1893 में ब्रिटिश काउंसिल के पास चाइनीज गवर्नमेंट गई और उनके जो जर्नल थे, जो जॉर्ज मैकरोटन एक करके एक जर्नल थे जिनको मैकडोनल्ड जर्नल भी कहा जाता है, उन्होंने एक वापस एक बॉर्डर लाइन क्रिएट करने का एक मैप बनाया और चाइनीज गवर्नमेंट के पास वो प्रपोजल भेजा जिसको हम लोग कहते हैं मैकडोनल्ड लाइन। चाइनीज गवर्नमेंट बोलता है कि मैकडोनल्ड लाइन सही लाइन है और इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि जॉनसन लाइन जो है वो सही है। और इसके वजह से जो डिस्प्यूट थे बॉर्डर्स को लेके, यहाँ पर जो बॉर्डर्स, इतनी बड़ी जो बॉर्डर्स दिख रही है उसको लेके क्रिएट होना शुरू हो गए। चाइना की जो फिलोसॉफी है वो माउस की फिलोसॉफी है, मायोस करके हम बोलते हैं, उसकी फिलोसॉफी है। और इंडिया की जो फिलोसॉफी है, जो इंडिया फॉलो करता है, वो नेहरूवन और गांधीयन फिलोसॉफी हम लोग फॉलो करते हैं। इंडिया जो चलती है वो डेमोक्रेसी पे चलती है और चाइना जो चलती है वो कम्युनिस्ट में चलती है। अभी हुआ ऐसा है कि ये हैंड क्यों दिखाया, क्योंकि चाइना ने इसकी फिलोसॉफी बहुत ही अच्छी तरीके से किए हुए। मायो ने क्या किया था, मायो ने एक पाम थ्योरी और एक हैंड थ्योरी लेके आया था। ये हुआ पूरा पाम मतलब तिब्बत, और इसके ये 5 हिस्से मतलब पहला हिस्सा में जो आपको दिखा रहा वो हुआ लद्दाख, दूसरा हिस्सा जो मैं दिखा रहा हुआ सिक्किम, तीसरा हिस्सा भूटान, चौथा नेपाल और पांचवा अरुणाचल प्रदेश। ऐसे 5 हिस्से जो थे वो चाइना चाहता है कि 5 जो हिस्से हैं वो चाइना के अंडर आ जाए। और ये जो पूरा हैंड है वो चाइना का, और ये पूरी जो सिस्टम है वो चाइना चाहता है कि इसके कब्जे में रहे, क्योंकि इसी कब्जे की वजह से ये चीज़ इसको चाहिए। इसी के लिए चाइना अभी तक पूरा नखरा कर रहा है। 1949 में चाइना को इंडिपेंडेंट मिला और उसके बाद चाइना ने प्रपोजल भेजा, रिवॉल्यूशन भेजा। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना फॉर्म की 1949 में। रिवॉल्यूशन में वो लोग ने सीधा सीधा बता दिया कि ये जो तिब्बत है एज एन बैरियर एक्ट कर रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, और चाइना और इंडिया बहुत अच्छा रिलेशन है और इंडिया और चाइना बहुत कुछ अच्छा कर सकता है। इसी के वजह से चाइना ने एक प्रपोजल भेजा पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और उन लोग ने बताया कि इंडिया और चाइना एक कोऑपरेशन पे जिएगा और जिससे वेस्टर्न एजुकेशन में और वेस्टर्न थ्योरी में बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट बन जाएगा। एक ऐसा थ्योरी चाइना ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास लेके आए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने को अच्छे से मालूम था कि ये थ्योरी क्या है। चाइना ने अच्छे से बता दे दिया था कि हम लोग जो कुछ प्रपोजल लेके आएंगे वो तिब्बत के अच्छे के लिए रहेगी और चाइना कभी भी मिलिट्री अपनी इस एरिया में खड़ी नहीं करेगी। देखिए 3 हिस्से हैं, एक ये हिस्सा, इसको हम लोग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, इसको हम लोग कहते हैं ईस्टर्न सेक्टर,
इसको हम लोग कहते हैं मिडल सेक्टर, जो नेपाल का जो हम लोग का एरिया दिख रहा है, और ये जो अक्साई चीन का हिस्सा है, ये हम लोग जो बोल रहे हैं वो होता है वेस्टर्न सेक्टर। अभी कभी भी चाइना जो है वो यहाँ पे मिडल सेक्टर में प्रेशर नहीं डालता। अभी तुम लोग बोलोगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स है और वो पूरा इंडिया के अंडर माउंटेन्स आते हैं, और जितने हायर द माउंटेन्स की रेंज होगी उतनी हायर अथॉरिटी इंडिया की वहाँ पे रहेगी, और हायर चांसेस रहेगी कि अगर कल वॉर होता है तो इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि हायर माउंटेन्स के ऊपर बहुत सारी मिलिट्री आर्मी खड़ी हो सकती है और वहाँ से प्रेशर डाल सकती है दूसरे आर्मी के ऊपर जो कि इंडिया के पास है। इसलिए कभी भी इस मिडल सेक्टर में चाइना ने कभी भी प्रेशर नहीं डाला है तो एक अरुणाचल साइड में ईस्टर्न सेक्टर में, और एक अक्साई चीन के साइड में। पर हुआ क्या, जब चाइना ने प्रपोजल भेजा पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तब एक पंचशील करके एक एग्रीमेंट बना था, और चाइना ने ये पंचशील एग्रीमेंट जो था उसके ऊपर पूरी तरीके से कहा कि हम लोग ये पंचशील एग्रीमेंट की एक्सेप्ट करते हैं, जिसमें कहा गया कि पहला पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, मतलब दोनों देशों में पीसफुली होगी, फिर उसके बाद इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब दोनों देशों में इक्वालिटी होगी, उसके बाद होगा म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, और चौथा था म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, पांचवा था म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस। इसका मतलब होता है कोई भी एक दूसरे देश के बारे में अच्छा ही सोचेंगे। बट चाइना ने ये 1959 के बाद कोलैप्स करना शुरू कर दिया। में सब कुछ कोलैप्स होने के बाद इंडिया के पहले ब्रांड एम्बेसडर जो कि चाइना के लिए थे, उनका नाम था KPS मेनन। उन लोग ने उनके ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि नेहरू कभी भी चाइना को सपोर्ट नहीं करना चाहते थे, और नेहरू एवरी टाइम दे वांट टू सपोर्ट तिब्बत, उनको सपोर्ट करना था तिब्बत को, बट ब्रिटिश नेवर एग्जैक्टली सपोर्टेड द इंडिपेंडेंस ऑफ तिब्बत फ्रॉम चाइना। मतलब ब्रिटिश रूल जो तिब्बत में था वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे तिब्बत के इंडिपेंडेंस को। इसी के वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बत को सपोर्ट किया था, और चाइना अच्छा करेगा तिब्बत का, इसी वजह से पंडित नेहरू ने तिब्बत को सपोर्ट किया था और चाइना को सपोर्ट किया था उनके वेलफेयर में। बट ऐसी चीज़ें तो कुछ हुई नहीं। इसी की वजह से जब तिब्बत का कुछ अच्छा हो रहा था तो इंडिया तो अच्छा देख रहा था, बट चाइना नहीं देख पा रहा था, और चाइना ने ये साइड जो अक्साई चीन का जो हिस्सा है वहाँ पे हमला करना शुरू कर दिया था। अक्साई चीन ये जो है वो डोगरा किंगडम करके कश्मीर में जगह है उसका है, और किंगडम जो है डोगरा किंगडम वो कश्मीर में आता है, और कश्मीर इंडिया का हिस्सा था। बट चाइना ने क्या किया, चाइना ने एक रिवॉल्यूशनरी पास की जिसमें कहा इंडिया को कि ये जो सेक्टर है, ये अरुणाचल प्रदेश का सेक्टर, वो तुम हमें दे दो तो हम लोग अक्साई चीन को तुम लोग को दे देंगे। बट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये रिवॉल्यूशनरी पास नहीं की और कह दिया कि ये भी हमारा है और ये भी हमारा है। उसके बाद चाइना ने तिब्बत पे हमला किया 1959 में, और उसके बाद तिब्बत में से दलाई लामा और उसके जितने भी फॉलोअर्स थे वो इंडिया में चले आए। 17 पॉइंट एग्रीमेंट जिसको बोला जाता है, चाइना ऑटोनॉमी टू तिब्बत, ऐसा एक एग्रीमेंट बना था। ये है यंग दलाई लामा। 1951 में ये एग्रीमेंट बना था, बट चाइना ने इसको अप्रूवल दिया नहीं, क्योंकि इंडिया सपोर्टेड दलाई लामा। इंडिया ने सपोर्ट किया तिब्बत को, क्योंकि इंडिया को मालूम पड़ गया था चाइना क्या कर रहा है, तो इंडिया ने चाइना को सपोर्ट नहीं किया, इंडिया ने तिब्बत को सपोर्ट किया। और उसी के वजह से 1959 में जब तिब्बत के ऊपर हमला किया चाइना ने, तो देखो एक है ना दबदबा था दलाई लामा का, दबदबा बहुत बड़ा दबदबा था इनका, इनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे वहाँ पे, तो दलाई लामा के ऊपर हमला हो सकता था करके दलाई लामा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को रिक्वेस्ट किया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दलाई लामा को इंडिया में आने से मना नहीं किया। ठीक है, उन्होंने इंडिया में दलाई लामा को बुलाया और उनके साथ बहुत सारे फॉलोअर्स दलाई लामा के इंडिया में आ गए। अभी चाइना में जो मायो थे वो तो बहुत एंग्री हो गए, और उन्होंने पूरा जो आरोप था वो पूरा इंडिया पे ढक्कल दिया कि इंडिया अच्छा नहीं कर रहा है ये। पर उसके बाद जो एग्रीमेंट बना था वो तो कुछ हुआ नहीं, 17 पॉइंट एग्रीमेंट का कुछ हुआ नहीं। बट दलाई लामा ने क्या बोला था चाइना के अप्रोच के बारे में, दलाई लामा ने क्या बोला था, देखो, चाइना इज डिस्ट्रॉइंग टिबेटियन इकोलॉजी बाय डेवलपमेंट न्यूक्लियर टेस्ट। क्या किया चाइना ने जब तिब्बत को कब्जा किया ना, तो तिब्बत के कब्जा होने के बाद तिब्बत पे न्यूक्लियर टेस्ट करना शुरू किया। उनके जमीन जो रहती है ना वहाँ पे उन लोगों ने न्यूक्लियर टेस्ट करना शुरू किया। वेल प्लान थे, खुद की जमीन इन लोग ने कभी यूज नहीं की न्यूक्लियर के लिए, दूसरों की जमीन ये लोग ने यूज की, क्योंकि अगर कल कुछ डैमेज होता है तो दूसरों के देशों को होगा, इनके देशों में तो कुछ होगा नहीं। दूसरा अप्रोच दलाई लामा का ये था चाइना के लिए कि चाइना इज डिस्ट्रॉइंग टिबेटियन कल्चर, पूरे टिबेटियन कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया था इन्होंने। उनके कल्चर के रिलीजियस के जितने भी जो हम लोग मंदिर वगैरह कहते हैं पूरे डिस्ट्रॉय करके रख दिए, वहाँ की पूरी कल्चरिस्टिक जो रहती है पूरी डिस्ट्रॉय करके रख दी उन लोग ने। चाइना इज डिस्ट्रॉइंग टिबेटियन रिलीजियस बिलीफ, ये उन लोग का तीसरा पॉइंट था। बट हुआ ये कि चाइना सस्पेंडेड डायलॉग ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ दलाई लामा,
पूरा जितने भी एग्रीमेंट बने थे सब कुछ सस्पेंड किया और 1959 में तिब्बत पूरा कब्जा हो गया। 3 में चाइना ने सस्पेंड किया पूरा डायलॉग तिब्बत का। ये रहा तिब्बत, ये रहा ईस्ट तुर्किस्तान, इंगर मंगोलिया, गोइस्तु, होक्केन, कैंटोनिया। इंगर मंगोलिया को हम लोग साउथर्न मंगोलिया कहते हैं। चाइना मैंने आपको पहले बताया, जो रेड एरिया दिख रहा है ना, ये सिर्फ चाइना है। चाइना की जमीन सिर्फ इतनी थी, इसका और इंडिया का कुछ भी रिलेशन नहीं था। अभी जो चाइना है वो तो काफी बड़ा है। अभी जब चाइना ने 1993 में तिब्बत का पूरा सस्पेंड कर दिया, चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया, ईस्ट तुर्किस्तान पे किया, कैंटोनिया पे किया, गोइस्तु पे किया, साउथर्न मंगोलिया पे किया। अब भी चाइना कितना बड़ा है ये आपको देखना है ना। बड़ा चाइना पूरा ऑक्यूपाइड, मतलब दूसरों का देशों में पूरी जमीनें ले ली ये लोग ने। अभी ये लोग की नजर यहाँ पर है। क्या आपको लगता है सिर्फ ये लोग इतने ही जमीन के लिए रुके हुए हैं? अगर चाइना इतने बड़े बड़े देशों को नहीं छोड़ सकता तो सोचो, अपनी इंडियन आर्मी इतने टाइम से, इतने सालों से यहाँ पर खड़ी है और उसी के वजह से चाइना की हिम्मत नहीं हो रही है। नहीं तो ये भी जमीन चाइना कब का ले लेती। बट यहाँ पे जो हमारी बॉर्डर पे जो आर्मी खड़ी है उसी के वजह से चाइना की हिम्मत नहीं हो रही अभी तक। पर इतना बड़ा चाइना आज का है, जो इतने सारे देशों में कब्जा करने के बाद जो बना हुआ है वो ये चाइना है। ठीक है, अभी ये अरुणाचल प्रदेश पे वो लोग की नज़र है, यहाँ पे लेह लद्दाख पे वो लोग की नज़र है। तो ये अगर देश मिलते, वो ये जो 2 देश है ना, ये लोग को क्यों चाहिए मालूम है? क्योंकि अगर 2 देश अगर ये लोग को मिल गए, अगर ये 2 स्टेट्स ये लोग को अगर मिल गए तो स्लोली पूरी ऑक्यूपाई करने के लिए ये लोग को टाइम नहीं जाएगा। इसी के वजह से अपनी इंडियन आर्मी दिन रात यहाँ पे रह के हमारी सुरक्षा करती है। अच्छा, ऐसा हुआ था क्या? इसलिए हमें फेक न्यूज पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और फैक्ट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एक तरफ चाइना है जो कि अपने नेबरिंग कंट्रीज को डोमिनेट करके उनकी जगह हथियार भी तो है, और एक तरफ हमारा इंडिया है जो कि नेबर्स को और बाकी देशों को भी हेल्प कर रहा है ऐसी क्राइसिस के सिचुएशन में भी। इससे समझ में आता है कि चाइना और इंडिया में फर्क क्या है। आज हम सेफ है क्योंकि हमारे बॉर्डर पे इंडियन आर्मी है। वी आर प्राउड ऑफ अवर इंडियन आर्मी।